हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी क्लास 7 का चल रहा है। इसमें इससे पहले 1, 2, 3, 4 चैप्टर कराया जा चुका है जो कि क्लास 7 का ज्योग्राफी है, और ये चैप्टर 5 जो कि है जल। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक अब तक नहीं देखे होंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी, आप जाकर देख ले, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और क्लास 6 का भी आप ज्योग्राफी देख सकते हैं, जो कि जितने भी चैप्टर है क्लास 6 में भूगोल का, वो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रहा है इस चैनल में, और इस चैनल में एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा के कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो में क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं भी दे सकते हैं। तो और रही बात एनसीईआरटी का, आपको पता है एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंस है। हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है ही, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ज़्यादा ही है। तो आप लोग ज़रूर एक बार 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लें। जो न्यू बिगिनर है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, और जो कि बहुत सालों से सोच रहा है कि एनसीईआरटी का 6 से 12 करना ज़रूरी था या कर लेते, तो भी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको करने लगो, तो देखते एक तरफ 6 से 12 तक एनसीईआरटी कब ख़त्म कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जो है आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम और जीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें को ज़्यादा ने आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 जो कि है जल। तो देखिए पहले शब्द वाले देख लेते क्या है। थलशाला, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। क्या? थलशाला। ठीक है, अब देखिए जल के बारे में सोचने पर आपको मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। ये बात जब जल आप सुने होंगे तो जल का चित्र तो आ ही गया होगा डेफिनेटली, है ना। तो अब देखिए क्या चित्र बनते हैं। अब नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चों वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है? ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संग्रहित होकर बादलों के रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, अब बात को समझिए, उनके जल कहाँ चल जाता है? सूर्य के ताप से वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संगठित होकर बादलों के रूप में ले लेता है, फिर यहाँ से वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए जिस परिक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल चक्र भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारी पृथ्वी जल थलशाला के समान है। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। देखिए जल, आप सोचते होंगे जल आखिर आया कहाँ से, आता कहाँ से। देखिए अब मान लीजिए ऊपर से बारिश होता है, चलो मान लीजिए तो समझ में आ जाएगा। नदी में जो बारिश आता है वो तो अब समझ में आ रहा है कि चलो कहीं पहाड़ है, वहाँ से जो बर्फ़ है वो पिघल कर बारिश के तौर पे नदी के तौर पर आ रहा है। लेकिन अब पाताल में अगर जाएंगे, पाताल नीचे से पानी आता है, वो कैसे आता है? वो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जो पानी बहुत साल पहले था अभी भी वैसे ही है, यही बात बताया गया। अब देखो जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाली के लिए, खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। तो एक बात जान लें कि अमेज़न नदी जो कि बड़ी नदी है ना, वहाँ का पानी हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना पुराना पानी था जो धीरे धीरे हमारे वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप देखिए अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो अब पता होगा कि समुद्र जल में क्या होता है, नमक, जिससे हम समुद्र जल नहीं पी सकते। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया जल चक्र का। देखो पहले क्या होता है कि एक तरह का देखेंगे आप कि जैसे कि यहाँ पे देखो कहीं से बारिश जल आ रहा है, पहाड़ से जल आ रहा है, फिर बाष्पीकरण होकर वो क्या हो रहा है, संघनन बादल में बदल रहा है, उसके बाद वहाँ से वर्षण होके फिर वह जो है पानी फिर यहाँ आ रहा है। तो जल चक्र आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं, सब क्या है, ये है विश्व प्रमुख समुद्री झीलों एवं नदियाँ। ठीक है ना, क्या क्या झील नदियाँ हैं
इस सब के बारे में आप इसमें देख सकते हो अच्छे से। चलिए एक एक करके हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हमें डार्लिंग नदी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद एशिया में देखिए क्या क्या कितना नदी होता है। अफ्रीका में क्या है, कांगो नदी, है ना, नाइजर नदी, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी अफ्रीका में है। आप फ़ोन को थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा सा, है ना, एडजस्ट कीजिएगा। और फिर महासागर देखिए, दक्षिण महासागर वगैरह इधर है। और दक्षिण अमेरिका में क्या है, अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में आपको पता होना चाहिए। फिर कैरिबियन सागर इधर है। और उत्तरी अमेरिका में क्या है, साल्ट लेक सिटी, है ना, इस तरह का इसमें नदी दिया गया है। अब देखिए क्या आप जानते हैं लवणता यानी 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता यानी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब देखिए जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग जल से ढका है, हवा है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया। देखिए महासागर में 93.7% है, बर्फ छत्रक है 2, है ना। उसके बाद भूमि जल है 0.68, झीलों का लवण जल है 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील इतना है। आप देख सकते हैं कि पीने का पानी जैसे कि बहुत ही कम मात्रा में है। अब महासागर में जो 97 देख रहे हैं कि महासागर का पानी कभी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि महासागर का पानी क्या होता है, लवणीय होता है, और लवणीय पानी, खारा पानी हम लोग नहीं पीते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब बर्फ़ छत्रक का पानी भी हम नहीं पी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलवण जल ही हम हमेशा पी सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलवक कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है। चलिए बात समझिए। देखिए एक बार जान लीजिए, नमक मिलाने से क्या होता है, सघनता बढ़ जाती है, सघन बढ़ जाती है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब क्रियाकलाप देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब देखिए जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यकता है। प्यासे होने पर केवल नदी ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? अब संसाधन, पानी भी एक संसाधन है। हमारे प्रीवियस चैप्टर या क्लास में पढ़े हैं कि संसाधन क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है कि वाटर का कमी से क्या क्या त्रासदी आई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, जल संचरण की कुछ विधियाँ समझाई। अब देखिए महासागरीय परिसंचरण। इससे पहले आप देख लीजिए कि आप जानते हैं कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रज्वलित किया जाता है। अब 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड, है ना, वाटर डे कब है, 22 मार्च को, 22 मार्च। अब देखो महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभवी होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणता, गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा है, समुद्र के बारे में। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटे एवं धाराएं। आप कभी देखे होंगे प्रसाद ऐसे महासागर के जो पास है वो क्या हमेशा जल क्या करते रहता है, गति करते रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी उत्पन्न होती है। अब तरंगे क्या है, तरंगे देखिए समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। अब तरंग के बाद समझ लेंगे, जब पानी उछल के गिरता है या
घूमते रहता है एक तरह का, फिर गिरता है तो तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विश्वासित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसमें सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो याद रखेंगे कि भारत में सुनामी 2004 में जो कि भयानक था। अब देखिए सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। ठीक है, आप समझ बात है कि पोत यानी एक तरह का जहाज। अब देखिए सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। कहा हिंद महासागर में। ठीक है, यह तरंगे उस भूकंप के परिणाम थे जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अस्कमास गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण भूकंप आया। महासागर तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फल स्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान गति से की जा सकती है। और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्वोत्तर डूब गया। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह में श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगे की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी इतना 700 से 900 किलोमीटर घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, जिनके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुआ। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकता है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में यह सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंप में क्रिया बहुत कम होती है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। आप देख सकते हैं कितना विनाश हुआ था। आगे देखिए दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई और पिछले कई सौ वर्ष तक सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण और आरंभिक चेतावनी की प्रणाली में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन की एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उसे अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की मृत्यु हो गई है। अब देखिए ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और ज्वार भाटा इसे कहते हैं, दिन में 2 बार जो नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। देखिए ज्वार किसे कहेंगे, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है उसे ज्वार कहते हैं। और भाटा जब जल पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो। चलिए चित्र को अभी देखेंगे। अब देखिए सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। और ज्वार भाटे किसके कारण? तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं।
पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा में पृथ्वी के तीनों एक सीधी में होते हैं और इस समय में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपनी प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालकों में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट के ऊंचाई तक पहुंचाता है। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करती है। अब देखिए, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों पकड़ते हैं, है ना, पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, लघु ज्वार भाटा में बृहद ज्वार भाटा एक तरह के समझ सकते हैं आप कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, ठीक है, इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन जो बातें बताएगा वो इसमें दिखाया गया, लघु ज्वार भाटा में बृहद ज्वार भाटा। अब देखिए, महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। लैब्राडोर क्या है, शीत जलधारा याद रखेंगे, और गल्फ स्ट्रीम के गर्म जलधाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अब देखिए, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। तो महासागरीय धाराएं आप इन देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालक में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है चैप्टर यहाँ पे इतना बस बताया गया है। अब अभ्यास है, अभ्यास आप खुद देख सकते हैं क्या क्या है ना। चलो आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर जो था जल, जो कि चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया अभी, और चैप्टर 6 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप लोग वेट करें और अच्छे से एक बार फिर से अगर चाहे तो आप फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं अगर कोई डाउट रह जाए तो। और आवाज़ का अगर दिक्कत है तो आवाज़ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो धीरे बोलना पड़ता है, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते फिर दूसरे वीडियो में।